तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया बुक जो है जीके जी है। आज क्लास 3 है ज्योग्राफी का। पहले 2 क्लास जो है ज्योग्राफी का हो चुका है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, ये बताना। अक्टूबर नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है। गारो, खासी, जयंतियों की पहाड़ी, कोरोमंडल तट पर, छोटा नागपुर पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर होगा कोरोमंडल के तट पर। कोरोमंडल के तट पर देखते हैं अब डिस्कशन। अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर से और क्या कहते हैं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात, यानी कहने मानसून सीजन के समय भारत में अधिक चक्रवात जो है 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होती हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर महीने में बनते हैं। पूछेगा कहते हैं जब बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है वो अक्टूबर नवंबर महीने में आता है। ज़्यादातर कितना अक्टूबर नवंबर महीने के माह में बनते हैं। भारत में चक्रवात का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिकतर खतरनाक होते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? यानी हैदराबाद में क्या है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। क्या आ जाएगा? 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है। पूछेगा 1 जून में कहाँ प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है। 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। 1 जुलाई से कहाँ पर? 1 जुलाई से केरल में प्रवेश कर लेता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में कवर कर लेता है। यह 17 नवंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है। 17 याद रखना। 1 जून से केरल में मानसून प्रवेश कर जाती है। 8 जुलाई तक जो है पूरे देश में फैल जाते हैं और 17 सितंबर से आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू हो जाता है। उत्तर पश्चिम से जो मानसून है
पीछे हटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। तो अब 15 अक्टूबर से पूरी वापस चला जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 15 अक्टूबर। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार है? अच्छा, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार है? सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसून जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार के, इनमें उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा उपोष्ण मानसून जलवायु। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार है? उपोष्ण मानसून जलवायु। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसून प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों 30 डिग्री 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। पूछेगा भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र कहाँ है? ये जो है भूमध्य सागर से 30 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य जो है जो वर्षा होती है, ये कैसी मानसून होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में क्या होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये बताना यहाँ पर कितने हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें जो है क्या पूछा? क्या पूछा क्वेश्चन? मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, ये सब जो है मध्य गंगा के मैदानी कृषि की जलवायु की विशेषता है। इसलिए ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल है। मध्य गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़ के क्षेत्र शामिल है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मृदा है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रति वर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ कितना है? 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 तक की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है, अतः स्पष्ट है अभीष्ट उत्तर ई होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं।
में से पश्चिमी तट होगा। अमेरिकी भूगोल वेत्ता ग्लेन थॉमस त्रिवार्था ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। त्रिवार्था के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। त्रिवार्था के अनुसार 1966 में जलवायु जो क्या है 6 प्रकार की 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तट मैदान के क्षेत्र में पाई जाती या उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का ये क्षेत्र देखने को मिलता है। तमिलनाडु तट को सर्दियों के मौसम में वर्षा किसके कारण मिलती है? तमिलनाडु तट को सर्दियों के मौसम में, यानी जब ठंड होती है, बिहार क्षेत्र में जब ठंड रहता है तो उस समय जो है क्या है, सर्दियों के मौसम में किसके कारण जो है वर्षा होता है, किसके कारण वहाँ वर्षा मिलती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी, यही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी विक्षोभ युक्त से इसका आंसर हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने मानसून के पीछे हटने के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम मानसून की शुरुआत और उन्नयन को चिन्हित करता है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अक्टूबर नवंबर में इस समय जो है हवाओं जो है भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। यह मानसून की वापसी का मौसम है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। वन क्षेत्र से रिलेटेड आपकी बात देखते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। इसका जो आंसर होगा तमिलनाडु में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। इसका आंसर जो है तमिलनाडु हो जाएगा। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, ये इसका आंसर हो जाए तमिलनाडु में। कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा मात्र 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा, यानी तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है घास के मैदान। झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सुरक्षित वन, असंरक्षित वन, अंगीकृत वन। इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट।
घास के मैदान, झाड़ झंगाड़, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवगीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन सरकार द्वारा देखभाल की जाती हैं। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं, जबकि संरक्षित वन जो होता है सरकार द्वारा देखभाल की जाती है। इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में। इसमें जो है क्या हो जाएगा बताइए, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाए देखना क्या, कर्नाटक में, केरल में भी होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कर्नाटक, केरल में से एक उपयुक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट तो तमिलनाडु, केरल क्या थे, पश्चिमी घाट केरल हो गया, कर्नाटक ये क्षेत्र पाया जाता है। क्या था, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? वन का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? याद रखना, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका आंसर जो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33। 1952 की वन नीति के अनुसार हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का दायरा 33% पूछेगा। 1952 की वन नीति के अनुसार हमारे देश में जो है ये कितना है, 33 है। प्रतिशत होना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। पूछेगा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब थी, कब लाया गया? ये देखना, याद रखना क्या है, 1952 में। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश पक्षी प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश पक्षी प्रजातियां किस जंगल में न? चीड़ का जंगल, झाड़ी का जंगल, बलूत का जंगल, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चीड़ के जंगल में जो है, चीड़ के जंगल में आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कई पक्षी प्रजातियों के लिए उपयुक्त ऊंचाई वाली ढलान और सूक्ष्म आवास प्रदान करते हैं। चीड़ के जंगल की संरचना उनके ऊंचे पेड़ों और विरल झाड़ियों के साथ विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाने के स्थान और प्रचुर मात्रा में भोजन संसाधन जैसे कीड़े और बीज प्रदान करती हैं। ये वन पक्षी प्रजातियों की उच्च विविधता का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें निवासी और प्रवासी दोनों पक्षी शामिल होते हैं। इसमें जो है चीड़ की जो निवासी और प्रवासी दोनों पक्षी शामिल होते हैं। भारत
के किस राज्य में अधिकतम सागौन जंगल पाए जाते हैं? भारत के कहाँ पर जो है अधिकतर सागौन जंगल पाए जाते हैं, ये बताना है। क्या बिहार में सबसे ज़्यादा सागौन जंगल, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ये मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में अधिकांश सागौन जंगल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भारत के सबसे बड़ा याद रखना, भारत के सबसे बड़ा सागवान वन क्षेत्र है जो राज्य के महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करता है। सागवान टेक्टोना ग्रैंडिस एक उष्णकटिबंधीय मजबूत लकड़ी का पेड़ है जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ी स्थायित्व और कीटों के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना, कृषि वन, वर्षा वन। ये याद रखना क्या कहलाते हैं? कृषि वन या सवाना कहता है। कमेंट में आंसर दीजिए। यह आंसर हो जाएगा सवाना। सवाना एक मिश्रित वन घास का पारिस्थितिक तंत्र है जो पेड़ों की पर्याप्त छोटी या व्यापक रूप से फैली हुई विशेषता है ताकि चंदवा बंद नहीं। सवाना उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां एक अलग गीला और सूखा मौसम होता है। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह पारिस्थितिक तंत्र वन्य जीवों की एक विविध श्रेणी का समर्थन करता है जिसमें कई बड़े शाकाहारी और शिकारी शामिल हैं। बिखरे हुए पेड़ों और घास की उपस्थिति एक अनूठा आवास प्रदान करती है जो घने जंगलों और खुले घास के मैदानों से अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है? टेगा, भूमध्य स्क्रबन वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय सवाना, उपयुक्त से एक से अधिक। इनमें से कौन है बताएंगे? इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? भूमध्य स्क्रबन हो जाएगा। भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ वन, यह बायोम चैपरल के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ वन किस नाम से जाना जाता है? बायोम चैपरल के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की गीली सर्दियाँ हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर सूखा प्रतिरोधी झाड़ियों, छोटे पेड़ों और विभिन्न प्रकार की घासों का समर्थन करते हैं। चैपरल बायोम भूमध्य सागरीय बेसिन, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसलिए आज जो है क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट डे है यहाँ से स्टार्ट प्राकृतिक आपदाएं।